जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपको 1857 ईस्वी के महाविद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 1857 के महाविद्रोह का अंतिम भाग ही है, जो कि पार्ट 6 वीडियो होगा। साथियों, 1857 ईस्वी के महाविद्रोह का हम परिणाम पढ़ाने जा रहे हैं। आखिर 1857 ईस्वी के विद्रोह जब खत्म हुआ तो क्या पड़ा, भारत के शासन पर क्या इसका असर पड़ा, आखिर इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो अंग्रेज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ा, कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, आपको यहाँ से फैक्ट के रूप में हम बता रहे हैं, जो कि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन निकलते और पूछे जाते हैं। साथियों, 1857 ईस्वी का विद्रोह जब हुआ था तो विद्वानों ने इसके परिणामों को बखूबी तरह से सोचा और समझा और इस पर विचार प्रस्तुत किया, जो कि आपको परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो चलिए हम इसको डिटेल से पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग इसे देखें, समझें और सुनें। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह का परिणाम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है विद्रोह का। 1857 ईस्वी का विद्रोह जब समाप्त हुआ तो अंग्रेज की शासन पे, कंपनी के शासन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि कंपनी की नींव हिल गई थी। थोड़ा सा और यहाँ के लोग में यदि राष्ट्रवाद की भावना होती तो शायद हम अंग्रेज को उस समय ही खदेड़ के भगा देते। लेकिन यहाँ शिक्षित वर्ग की उदासीनता, सेठ साहूकार और जमींदारों, यहाँ के राजाओं की अंग्रेजों के प्रति अपने स्वार्थ के लिए लगाव के कारण हमने विद्रोह से वंचित रह गया, शासन से वंचित रह गया, हम उसे हरा नहीं सका। यदि ये साथ देते तो उस समय ही भारत शायद आज़ाद हो जाती। लेकिन जिसने लड़ाइयाँ लड़ी, सैनिकों ने, यहाँ के किसान मजदूर, जो जिसमें राष्ट्रवाद की भावना था, वैसे जमींदार, जिसको अंग्रेज के शासन से परेशानियाँ थी, वैसे यहाँ के महाराजा, झांसी की रानी, नाना साहब, हजरत महल, बाबू कुंवर सिंह जैसे जमींदार ने अंग्रेजी सत्ता की, कंपनी की नींव हिला दी। उन्हीं पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। विद्वानों के द्वारा बहुत से मत प्रस्तुत किए गए, जो कि ऑथेंटिक है। इसने पहला जो काम हुआ 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, अंग्रेजों ने एक अधिनियम लाया, जो 1858 का अधिनियम के रूप में जानते हैं। इस अधिनियम को भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम क्या है, किसे कहा जाता है, तो 1858 का अधिनियम। साथियों, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ये अधिनियम आया। ये जो ड्यूरेशन रहा, काफ़ी मतलब भारत के शासन पर काफ़ी क्रूर ड्यूरेशन रहा। यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी शोषण किया इस दौर में। इस कारण विद्रोह रूपी ज्वाला भड़की। पहला आया भारत शासन अधिनियम, जिसमें क्या किया, जिसमें पहला जो बदलाव किया कि ECI, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया। ब्रिटेन के संसद में एक अधिनियम, एक कानून लाकर सबसे पहले कंपनी की अधिकार सत्ता को समाप्त कर दिया और सत्ता की चाबी को क्राउन के पास दे दिया। यानी अब कंपनी के पास कोई अधिकार नहीं रहा। अब जो है भारत के शासन पर अधिनियम डायरेक्ट वहाँ की महारानी के पास आ गई। महारानी के पास आ गई थी, महारानी के पास आ गई। और इसी समय गवर्नर जनरल का पद को वायसराय भी कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल के पद जो था उसे अब वायसराय कहा जाने लगा। यदि इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया, गवर्नर जनरल और वायसराय, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एक पद का सृजन हुआ, जिसे भारत मंत्री या भारत सचिव के पद का, नया पद का सृजन हुआ। इस पद में 15 सदस्यीय पद था, जिसमें 8 की नियुक्ति सरकार करती थी, जिसमें 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा होती थी, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, और बाकी 7 की नियुक्ति जो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता था। ये पूछा जा सकता है कितनी सदस्यीय टीम थी भारत सचिव की। ये 15 थी, जिसमें 8 की नियुक्ति सरकार और
7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता था। आपसे पूछा जाएगा पहले भारत के सचिव कौन थे, तो लॉर्ड स्टैनले। ये याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है। पहले भारत के सचिव कौन थे, लॉर्ड स्टैनले। ये भी परीक्षा में साथियों पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा जो परिवर्तन हुआ, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया पत्र ने एक घोषणा पत्र जारी किया भारत के शासन के लिए। ये घोषणा पत्र जो है लॉर्ड कैनिंग साहब उस समय के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ही पढ़ के इस घोषणा पत्र को सुनाया। पूछा जाता है कहाँ पढ़ के सुनाया था, तो ये इलाहाबाद में मिंटो पार्क में सुनाया। शायद ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से अब जाना जाता है। यहीं पे महारानी विक्टोरिया पत्र का घोषणा पत्र जो है कि मुख्य बातें को पढ़ी गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आइए देखते हैं इस घोषणा पत्र में क्या क्या बातें थी। पहला जो बात थी, धर्म, जाति और संप्रदाय अथवा नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव। अंग्रेज की भारत में बुड़बक बनाने वाली ये घोषणा पत्र में पहला था कि अब जो है होगा धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी पहले भेदभाव होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। इस घोषणा पत्र में ऐसा कहा गया। उसके बाद इस घोषणा पत्र में 2 महत्वपूर्ण आयोग का गठन हुआ, जिसमें एक पील आयोग और एक रॉयल आयोग। पूछा जाता है कि पील आयोग का गठन किस घोषणा पत्र में हुआ, जो 1 नवंबर 1858 में आया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। उसमें पील आयोग और रॉयल आयोग, ये जो दोनों आयोग था, ये सेना में सुधार का आयोग था। सेना में भारत का सेना सुधार नहीं था, अंग्रेज सेना का ये सुधार था भारतीय हुकूमत के लिए। देखते हैं पील आयोग की मुख्य बातें। पील आयोग में पूछा जाएगा पील आयोग किससे संबंधित है, तो सेना के सुधार के लिए। तो पील आयोग जो था सेना के सुधार के लिए था। पील आयोग का सुझाव आइए हम देखते हैं। इसमें क्या किया गया कि भारत के सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। पहला गलत सुधार यही था। पहला उसका स्वार्थ के लिए यही सुधार था कि भारतीय सैनिकों का संख्या कम कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज को डर था कहीं सैनिक फिर ना, यदि ज़्यादा रहेगा तो कहीं फिर ना हमारी सत्ता को बेदखल कर सकती है। इसलिए पहला जो काम किया ये यूरो डाउनफॉल में है। इसका मतलब सैनिक की संख्या को कम कर दिया गया। कितना में किया गया, 5:1, 5 अंग्रेजी सैनिक, अंग्रेजी और 1 भारतीय। इस रेशियो में सैनिक की संख्या को कम किया गया। 5:1 या 2:2 भारतीय तो 1, 2 ब्रिटेन के, 2 अंग्रेजी तो 1 भारतीय, 5 अंग्रेजी तो 1 भारतीय पूछा जाता है। उसके बाद अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या को बढ़ाई गई। देखिए ये बढ़ा है 5 और 2 बढ़ा है, हम लोग को घटाया गया। उसके बाद क्या किया, जो तोपखाना था उसका और अन्य महत्वपूर्ण हथियार, जो नया हथियार था, तोपखाना था, उसमें भारतीय सैनिक को वहाँ से बेदखल कर दिया। क्योंकि उसे डर था, उसे विश्वास नहीं था। सोच रहा था कि अब की बार यदि इसके पास इसकी संख्या में दे देता तो कहीं यहाँ से मुझे इंग्लैंड न जाना पड़े। इसलिए महत्वपूर्ण हथियार अंग्रेजों सैनिक के अधीन कर दिए थे। हम लोग के पास, भारतीय सैनिक के पास गुल्ली डंडा दे दिया, उसके पास गोली बारूद दे दिया, यही हो सकता था। और पील आयोग में एक बात और सुधार किया गया, गोरखा और पठान के सैनिकों की संख्या को बढ़ाई गई थी। क्योंकि इस विद्रोह में ये सब महानुभाव जो है अंग्रेजों का साथ दिया और विश्वासपात था, इसलिए उसकी सैनिकों की संख्या को क्या की गई थी, बढ़ाई गई थी। ये बातें थी पील आयोग की। अब रॉयल आयोग में जो है धर्म और संप्रदाय और जातीयता के आधार पर सैन्य व्यवस्था की गई। यहाँ पे अंग्रेज ने एक कार्ड खेला, जातीयता के आधार पर जो है धर्म और संप्रदाय। देखिए यहीं से लगभग फूट डालो शासन करो की नीति की और हम पढ़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान का पृथक बातें यहीं से शुरुआत हो रही है। धर्म और संप्रदायता इससे पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ भी वो रस देखने को मिल रहा है। धर्म और संप्रदाय और जातीयता के आधारित सैन्य व्यवस्था यहाँ बनाई गई रॉयल आयोग में। पूछेगा रॉयल आयोग में क्या व्यवस्था की गई, तो धर्म, संप्रदाय और जातीयता के आधार पर सैन्य की व्यवस्था किया गया। अब पील आयोग में पूछा जाएगा तो सैनिक की संख्या में वृद्धि और कमी कर दी गई थी भारतीय और अंग्रेज सैनिक में। और रॉयल आयोग में किया गया था धर्म और संप्रदाय और जातीयता के आधार पर सैन्य व्यवस्था की गई। उसके बाद हिंदू मुस्लिम के बीच एकता भी स्थापित किया गया। एक तरफ एकता भी स्थापित करने का काम जो है रॉयल आयोग में किया गया था। हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित करने का काम जो है रॉयल आयोग में किया गया।
उसके बाद जो है अगला पॉइंट जो है आर्थिक शोषण के नए युग का प्रारंभ हुआ। आर्थिक शोषण का जो है नए युग का प्रारंभ हुआ था, क्योंकि आर्थिक शोषण का नए युग का प्रारंभ हुआ क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात कही गई है रॉयल आयोग में हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित किया, जिसमें जो है आर्थिक शोषण का एक नया युग का शुरुआत हुआ। कहीं न कहीं उसके मन में छलावा अंग्रेज़ों के मन में था, अंग्रेजी शासन के मन में, और एक नया युग का शुरुआत उसने किया। हिंदू मुस्लिम को एक तरफ एकता दर्शा रहा है और भीतर से उसमें फूट डालने का काम कर रहा है। ये शुरुआत किया गया। उसके बाद राजवाड़ों के प्रति नई नीति। अब जो महानुभाव जो राजा होलकर, ग्वालियर, हैदराबाद के जो निजाम साहब, ग्वालियर के सिंधिया साहब जो भी थे, उनकी नीति को बदलाव किया गया। सोचा कि हमको तो बहुत कुछ मिलेगा, उसकी नीति प्रतिनीति भी बदलाव किया गया और फूट डालो और राज करो की गति प्रदान की गई। और अब जो है इस घोषणा पत्र से सफा जाहिर होता है कि फूट डालो और शासन करो। एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है उसमें जो है, और एक तरफ इसको फोड़ता है, इसको तोड़ने का काम करता है, और दूसरी तरफ राजवाड़ों के प्रति भी नीति अपनाई गई, जिससे इसमें भी फूटता की भावना आना शुरू हुआ और फूट डालो और राज करो की गति प्रदान की गई। ये खासा परिणाम था जिसको हम फैक्ट के माध्यम से आपको बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पील आयोग, रॉयल आयोग, ये सब पूछा जाता है। इस घोषणा पत्र कहाँ से पढ़ा गया, फिर भारत शासन अधिनियम, फिर पूछा जाएगा कि इसमें गवर्नर जनरल को वायसराय, तो यहाँ पे उसके बाद इसमें कितने भारत सचिव में कितने सदस्य थे, ये पूछा जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।